प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग बायोलॉजी का सेट नंबर 2 देखेंगे। सेट नंबर 1 देख चुके थे और सेट नंबर 2 आज देखेंगे। सेट वाइज बायोलॉजी में क्वेश्चन देंगे, उसके बाद फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना, तो बीच बीच में हर एक सेट का क्वेश्चन देंगे और उसका डिस्कस करेंगे ना। आइए परीक्षा में आपका बिहार एसएससी, बीपीएससी, टीआरई, स्टेट टेक्नीशियन, रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी सब के लिए उपयोगी है, इसलिए बायोलॉजी बहुत मस्ट हो जाता है। तो अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि मानव में जिह्वा पर कड़वे एक स्वाद की कलिकाएं होती है। पहला चॉइस है छोर पर, दूसरा पार्श्व पर, तीसरा निचली सतह पर, चौथा ऊपरी सतह के आधार भाग में। ये चॉइस रहा। तब देखिए तो यहाँ कि ये जीभ है, तो जीभ का ये अग्रभाग हुआ, अग्रभाग। तो यहाँ से मीठा का एहसास होता है, ये स्वाद कलिकाएं होती है जो मीठा का एहसास कराता है, स्वीट। उसके बाद जस्ट ऊपर में नमकीन का क्षेत्र है, नमकीन। इसके बाद ये पार्श्व भाग कहलाते हैं इसको। पार्श्व में बगल में, तो पार्श्व यानी लेटरल साइड, ये खट्टा का एहसास कराता है। और पश्च भाग ये पीछे, ये दिखाता है तीखा या कड़वा, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं बीटर। तो ये जीभ का लास्ट पार्ट हो गया, यानी ऊपरी सतह के आधार भाग, आधार में जहाँ पर जुटा हुआ है जीभ, आधार भाग कहलाता है, यानी कि पश्च भाग कहिए। एक भाग का नाम है पश्च भाग। तो जीभ के किस भाग से तीखा लगेगा? पश्च भाग से। पार्श्व भाग से खट्टा, अग्रभाग से मीठा और अग्रभाग से थोड़ा ऊपर में नमकीन यानी साल्टी लगता है। सावर में खट्टा होता है। क्लियर? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर इसका हो गया डी। चलिए पहला क्वेश्चन देखें। दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कि पेयर्स के पिंड किसका उत्पादन करते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं पेयर्स पैचेज। पहला चॉइस है सिलेस्म, दूसरा लिम्फोसाइट्स, तीसरा एंटेरोकाइनेज, चौथा ट्रिप्सिन। तो देखिए पेयर्स पैचेज एक रचना होता है और वह लिम्फोसाइट का उत्पादन करता है। लिम्फोसाइट्स, आई लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज होता है, एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, एंटीबॉडीज। ये रोग प्रतिरक्षी पदार्थ हिंदी में कहते हैं, यानी रोग से सुरक्षा देता है, रोग प्रतिरक्षी पदार्थ। तो हम कहें कि एंटीबॉडीज क्या है? रोग प्रतिरक्षी पदार्थ है ना, जो लिम्फोसाइट इसका उत्पादन करता है। और ये लिम्फोसाइट रहता है कहाँ? तो पेयर्स पैचेज में। इसलिए आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा किसका? आंसर हो गया बी। 2 नंबर का हो गया बी। अब आगे देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा क्वेश्चन है कि अक्षीर वाहिनियां अर्थात लैक्टियल वेसल का संबंध किससे होता है? पहला चॉइस है दुग्ध श्रावण, दूसरा लैक्टिक अम्ल का श्रावण, तीसरा वसा का अवशोषण और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 4 चॉइस हुआ। तो अब देखिए लैक्टियल वेसल्स क्या होता है। याद कीजिए कि ये विलाई है जो इलियम में पाया जाता है। विलाई अंगुली जैसी रचना है। आईसी में 2 नलिकाएं होती है, एक का नाम है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, और दूसरा चौड़ी नली होती है जिसका नाम है लैक्टियल वेसल्स, लसिका वाहिनी इंग्लिश में, लैक्टियल वेसल्स इंग्लिश में लसिका वाहिनी, लसिका वाहिनी। इसी लसिका वाहिनी से वसा या फैटी एसिड ग्लिसरॉल का संवहन होता है। इसे एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज इत्यादि का संवहन होता है। ऐसे जान लीजिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का संवहन लैक्टियल वेसल के द्वारा होता है।
तब चलिए इसका आंसर बतलाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, दूध स्रावन, लैक्टिक अम्ल का स्रावन, वसा का अवशोषण, कोई नहीं तो कौन सा, तो वसा का अवशोषण, यानी सी नंबर चॉइस हो गया सी, वसा का अवशोषण। और वसा को अवशोषित करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाएगा। सिस्टम से क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है और ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन कि भोजन निगलते समय भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकने वाला रचना है। पहला चॉइस देखिए ग्रसनी, दूसरा है कंठ द्वार, तीसरा है इपीग्लॉटिस और चौथा निगल द्वार। तो भोजन जिस समय आप निगलते हैं वहाँ पर दो नली है, एक भोजन नली होता है और एक श्वास नली। भोजन नली को गलेट कहा जाता है, गलेट, ये भोजन नली हुआ, भोजन नली। और एक होता है ग्लॉटिस, ग्लॉटिस, ये श्वास नली होता है, श्वास नली। इसी के ऊपर में एक ढक्कन जैसा रचना होता है। जब भोजन करते हैं तो ये ढक्कन बंद हो जाता है, जिसमें भोजन का कण इसमें नहीं आ पाएगा, श्वास नली में नहीं फंसेगा। इस ढक्कन का नाम है इपीग्लॉटिस। इपी मने ऊपर, ग्लॉटिस मने ग्लॉटिस, ग्लॉटिस हो ऊपर, इपीग्लॉटिस। रचना का नाम क्या हुआ, इपीग्लॉटिस। तो अब बताइए इंग्लिश इसका चॉइस। तो 4 नंबर क्वेश्चन का चॉइस हो गया सी, यानी इपीग्लॉटिस। क्लियर। अब आगे देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लीवर कून की दरारें पाई जाती है। लीवर कून, क्रिप्स ऑफ लीवर कून, क्रिप्स ऑफ लीवर कून। क्रिप्स ऑफ लीवर कून किस में पाया जाता है। तो पहला चॉइस दे रहे हैं आमाशय, दूसरा छोटी आंत, तीसरा बड़ी आंत और चौथा ग्रास नली। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो आमाशय में, ये छोटी आंत में पाया जाता है। क्रिप्स ऑफ लीवर कून पाया जाता है छोटी आंत में। और एक चीज़ जान लीजिए कि यह आंतरीय रस का स्राव करता है, इंटेस्टाइनल जूस का स्राव करता है, जिससे भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, तो छोटी आंत, यानी बी नंबर चॉइस। तो क्रिप्स ऑफ लीवर कून कहाँ रहता है, छोटी आंत में। ये क्या स्रावित करता है, तो आंतरीय रस, इंटेस्टाइनल जूस इंग्लिश में। आंतरीय रस को कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। ये स्रावित करता है, भोजन के पाचन में यह सहायक होता है। इतना चीज जानना है इसमें। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है कि जठर ग्रंथियों की कौन सी कोशिकाएं पेप्सिनोजेन का स्रावन करती है। पेप्सिनोजेन या प्रोपेप्सिन एक ही है। पहला चॉइस है प्रधान कोशिकाएं, दूसरा पेराइटल सेल, तीसरा गॉबलेट सेल और चौथा एंड्रोक्राइन। तो अब बताना है कि पेप्सिनोजेन कौन सा सेल स्रावित करता है। तो पेप्सिनोजेन देखिए, पेप्सिनोजेन या इसी का दूसरा नाम है प्रोपेप्सिन। ये निकलता है चीफ सेल, चीफ सेल्स जो प्रधान सेल कोशिका कहते हैं, प्रधान कोशिका। इसी का दूसरा नाम है और जाइमोजन सेल, चीफ सेल या जाइमोजन सेल बोलते हैं, या पेप्टिक सेल भी कहते हैं। पेप्टिक सेल 3 नाम है। आइए पेप्सिनोजेन या प्रोपेप्सिन का स्राव करता है। और एक चीज कि HCl का स्राव कौन करता है, तो ऑक्जिंक्टिक सेल ना। तो आंसर इसका बोल दीजिए, आंसर इसका कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए नंबर प्रधान कोशिकाएं, ए नंबर चॉइस होगा।
इसमें एक चॉइस में आपको गॉबलेट सेल भी है, तो गॉबलेट सेल एक म्यूकस पदार्थ स्रावित करता है, लसलसा पदार्थ कहते हैं, वो गॉबलेट सेल ही स्रावित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियों की कौन सी कोशिकाएं HCl का स्रावन करती है। अभी तो हम लोग बात किए, पहला चॉइस है प्रधान कोशिका, दूसरा ऑब्जेक्टिव सेल या पेराइटल सेल, तीसरा चूसक कोशिका जिसको गॉबलेट सेल कहते हैं, और चौथा एंटी एंड्रोक्राइन सेल्स। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑब्जेक्टिव सेल यानी बी नंबर चॉइस। ऑब्जेक्टिव सेल का दूसरा नाम पेराइटल सेल भी है। ऑब्जेक्टिव सेल का दूसरा नाम क्या है? पेराइटल सेल। पेराइटल सेल यह स्रावित करता है HCl का। गॉबलेट सेल म्यूकस नामक पदार्थ का स्राव करता है। चलिए तो आंसर कौन सा हो गया? आंसर हो गया बी नंबर, इसका आंसर बी। अब आगे देखते हैं कि रुधिर का थक्का, अगला क्वेश्चन है कि रुधिर का थक्का बनने के लिए आवश्यक विटामिन है, मतलब ब्लड को जमने में कौन विटामिन सहायक होता है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के यानी चॉइस नंबर डी। विटामिन के का नाम है, रासायनिक नाम कहीं पूछ देता है तो फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम हुआ विटामिन के का। ऐसे विटामिन डी है तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। किस विटामिन को हम लोग हार्मोन कहते हैं? तो विटामिन डी को हम लोग हार्मोन भी कहते हैं, याद रखेंगे। विटामिन सी है तो सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ई, इसका नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। तो सबका रासायनिक नाम कभी कभी पूछ जाता है, इसलिए इसका रासायनिक नाम भी हम लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है, माने विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन सा है? तब पहला है गाजर, दूसरा सेव, तीसरा शहद, चौथा मूंगफली। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? गाजर, यानी चॉइस से हो गया गाजर। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल। कहीं पूछता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम होता है जो, पहला चॉइस, आमाशय में अम्लीय माध्यम में प्रोटीन को पचाता है, ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को पचाता है, ग्रहणी में अम्लीय माध्यम में प्रोटीन को पचाता है, और अगला आमाशय में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन का पचाता है। कौन? ट्रिप्सिन। जान लीजिए, पहले समझ लें, उसके बाद आंसर हम लोग करेंगे। ट्रिप्सिन, देखिए ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, ये पैंक्रियाटिक जूस में होता है। ट्रिप्सिन किस में होता है? पैंक्रियाटिक जूस माने अग्नाशयिक रस में, पैंक्रियाटिक जूस में रहता है, मतलब अग्नाशयिक रस में रहता है। और ये एंजाइम क्षारीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करता है। क्षारीय माध्यम प्रोटीन का पाचन करता है कहाँ? तो यह पाचन होगा ग्रहणी में। ग्रहणी को कहा जाता है ड्यूडेनम। ग्रहणी को कहते हैं ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन। और एक बात और कि पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन वह अम्लीय माध्यम में और स्टोमक में
भोजन का पाचन करता है? कौन? पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, लेकिन आमाशय में और अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करेगा। ये दोनों को ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? तो इसका आंसर हो गया ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन, यानी बी नंबर चॉइस हुआ। इसका चॉइस बी है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो पहला है कि पाचन के लिए वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सिफिकेशन, एंजाइम द्वारा वसा का पाचन, अपचात पदार्थों का बहिष्करण, अपाचन क्रियाओं का नियमन। अब बताइए कि पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो देखिए, पित्त का प्रमुख कार्य वसा का पायसीकरण करना होता है। वसा का पायसीकरण, पायसीकरण का मैंने इमल्सिफिकेशन मैंने तोड़ना, इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण को लिखा जाता है इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन कौन करता है वसा का? तो पित्तरस। और पायसीकरण का मतलब क्या था? मीनिंग समझ लीजिए पायसीकरण का। तो पायसीकरण का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। तो वसा को छोटा छोटा पार्ट में कौन तोड़ेगा? तो पित्तरस। और छोटा छोटा जब पार्ट में टूट जाएगा तब इस पर लाइपेज कार्य करेगा और वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देगा। तब बोलिए अब आंसर इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? कि पाचन के लिए वसा का पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन या इमल्सीकरण। तो आंसर हो गया ए नंबर। क्लियर? क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह से समझना है और उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे ना, इंटरेस्ट भी बनेगा, याद भी होगा। अगला है कि वह अंग जिसमें प्रोटीन का पाचन पूरा होता है अर्थात विखंडन एमिनो अम्ल में होता है। यानी प्रोटीन का पाचन अंततः कहाँ होता है? सिंपलेस्ट पार्ट में प्रोटीन कहाँ टूटता है? तो देखिए, प्रोटीन को तोड़ने वाला एक एंजाइम है इरेप्सिन। इरेप्सिन ये क्या करेगा? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देगा। एमिनो अम्ल में बदल देगा, एमिनो एसिड में, इंग्लिश में कहते हैं एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में बदलता है कौन? इरेप्सिन। और ये क्रिया होती है छोटी आंत में। छोटी आंत में, छोटी आंत में कहाँ? इलियम एक रचना होता है छोटी आंत का, इलियम में। इलियम में। तो इलियम में प्रोटीन का पाचन इरेप्सिन के माध्यम से एमिनो अम्ल में होता है। तो प्रोटीन की इकाई अगर कहा जाए, सबसे छोटा पार्ट प्रोटीन का तो एमिनो एसिड है। यानी प्रोटीन की इकाई एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड है। और ये 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करता है। 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। इतना क्वेश्चन इससे निकल रहा था। तो इसका आंसर बोल दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला चॉइस था मुखगुहा, दूसरा आमाशय, तीसरा क्षुद्रांत और चौथा मलाशय। तो इसका आंसर हो गया क्षुद्रांत, यानी सी नंबर चॉइस। आंसर इसका हो गया सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि किस रूप में पची हुई प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? मतलब प्रोटीन का सिंपलेस्ट पार्ट क्या हुआ? एमिनो एसिड। तो कह रहा है कि किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? पहला चॉइस एंजाइम, दूसरा वसा अम्ल, तीसरा न्यूक्लिक अम्ल, चौथा एमिनो अम्ल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एमिनो अम्ल, यानी डी नंबर चॉइस। चूंकि प्रोटीन का सिंपलेस्ट पार्ट एमिनो एसिड है। अब एमिनो एसिड का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, एमिनो एसिड आगे टूटेगा नहीं, और यही एमिनो एसिड रक्त वाहिनी में रक्त की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है।
तो आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन से पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। तो आप जानते हैं कि शरीर के निर्माण के लिए कौन सा पदार्थ जरूरी है। पहले चार चॉइस देख लीजिए। शर्करा पहला चॉइस है, दूसरा है वसा, तीसरा लवण, चौथा प्रोटीन्स। हमारे शरीर के वृद्धि और कोशिका के निर्माण के लिए कौन जरूरी है, प्रोटीन, यानी डी नंबर चॉइस प्रोटीन। प्रोटीन का बहुत सारे कार्य हैं। पहले शरीर में टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत करना, शरीर का विकास या वृद्धि, एंटीबॉडीज का निर्माण, एंजाइम का निर्माण, एंटीबॉडीज का निर्माण, बहुत सारा कार्य है प्रोटीन का। तो प्रोटीन को हम लोग शरीर निर्माता भी कहते हैं। पूछता है कि शरीर निर्माता किसे कहा जाता है। शरीर निर्माता माने बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर कहा जाता है किसको, प्रोटीन को। चलिए तो आंसर हो गया प्रोटीन, यानी डी नंबर चॉइस। अब आगे देखते हैं। अगला है कि हमारे देश में शाकाहारी लोगों के लिए संघनित प्रोटीन का सर्वमान्य स्रोत है। जैसे जो व्यक्ति मांसाहारी नहीं है, मांस मछली नहीं खाता है, तो उसका प्रोटीन की पूर्ति किस प्रकार होगा। पहला चॉइस मांस, दूसरा आलू, तीसरा अंडा, चौथा दाल। तो प्रोटीन का पूर्ति किसे करेगा, दाल से। आंसर हो जाएगा डी, दाल से प्रोटीन का पूर्ति करेगा, जो शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। तो आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। पहला चॉइस है सेलुलोज, दूसरा स्टार्च, तीसरा ग्लूकोज और चौथा सुक्रोज। तब बोलिए, पहले देखिए मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है कि यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो सिंपलेस्ट होता है। आगे इसका अपघटन नहीं होता है, आगे नहीं टूटता है। और मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ये आता है मोनोसैकेराइड में। मतलब इसका आगे फिर अपघटन, जल अपघटन नहीं होता है। दूसरा है डाइसैकेराइड, डाई में होता है दो, तो इसमें दो अणु ग्लूकोज का रहेगा या दो मोनोसैकेराइड रहेगा। जैसे माल्टोज, तो माल्टोज में रहता है ग्लूकोज का दो अणु, माने ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज, दोनों अणु किसका रहेगा, ग्लूकोज का। ये कहलाता है माल्टोज। तो माल्टोज को कहें डाइसैकेराइड, क्योंकि दो मोनोसैकेराइड के मिलने से बना माल्टोज। अगला है जैसे सुक्रोज, तो इसमें रहता है ग्लूकोज और प्लस फ्रुक्टोज। और तीसरा है लैक्टोज, में रहता है ग्लूकोज और प्लस गलैक्टोज। गलैक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड। तो ये माल्टोज माल्ट शुगर में पाया जाता है, जौ में ज़्यादातर पाया जाता है। सुक्रोज हुआ गन्ना के रस में, लैक्टोज हो गया दूध में। चलिए इतना चीज़ से क्वेश्चन निकलेगा, इतना क्षेत्र से। तो अब इसका आंसर कीजिए, कौन सा इसका आंसर होगा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, सेलुलोज, मंड, ग्लूकोज। अच्छा एक चीज़ और, पॉलीसैकेराइड भी दिखाते हैं, आगे दिखाते हैं पॉलीसैकेराइड, तब इसका आंसर करेंगे। पॉलीसैकेराइड्स में आता है, माने ग्लूकोज का बहुत सारे इसमें अणु रहेंगे, दो से ज़्यादा रहेंगे, तो कहलाएगा पॉलीसैकेराइड।
और इसमें आएगा सेलुलोज, काइटिन, मंड यानी स्टार्च, ग्लाइकोजेन, ये पॉलीसेक्राइड है। तो पूछता है कभी कि निम्नलिखित में कौन मोनोसेक्राइड है, कौन डाइसेक्राइड है, कौन पॉलीसेक्राइड है। तो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड सब एक जगह हो गया। अब इसका आंसर कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है, तो सेलुलोज, स्टार्च, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो आंसर हो गया ग्लूकोज, यानी सी नंबर चॉइस, इसका आंसर सी हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है इसको डिटेल हम लोग देखेंगे, डिस्कशन। अगला है कि कफर सेल्स पाई जाती है। पहला चॉइस अग्न्याशय में, दूसरा आमाशय में, तीसरा मुख गुहा में, चौथा यकृत में। कफर सेल्स, कफर सेल्स तो ये मिलता है यकृत में, यकृत यानी लीवर में। इसका काम है जीवाणुओं को नष्ट करना। कफर सेल क्या करता है, जीवाणु को नष्ट करेगा, जीवाणुओं को, जो बॉडी में हानिकारक जीवाणु जाएंगे उसको मारने का काम करेगा, जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये ओल्ड आरबीसी हो जाता है, पुराना आरबीसी, तो इसको भी नष्ट करेगा कौन, कफर सेल्स। कहाँ पाया जाएगा, यकृत में पाया जाएगा, लीवर में पाया जाएगा। और लीवर सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। चलिए इसका आंसर बोल दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत में, यानी डी नंबर, यकृत यानी डी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि आंतरीय ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन का कार्य क्या है। पहला है पित्ताशय के संकुचन का प्रेरण, दूसरा अग्न्याशय के रस के स्रावण का प्रेरण, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना। तो चलिए देखिए, कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन पहले जान लीजिए कि यह हार्मोन है। यह हार्मोन निकलता है ग्रहणी से, ग्रहणी से निकलेगा और ये पित्ताशय को पित्तरस के लिए उत्तेजित करेगा, पित्तरस के लिए उत्तेजित करता है, पित्तरस के लिए उत्तेजित करेगा कौन, कोलिसिस्टोकाइनिन। और एक होता है सेक्रेटिन, ये भी जान लीजिए, सेक्रेटिन, यह भी ग्रहणी से स्रावित होता है। ग्रहणी माने ड्यूडनम, ड्यूडनम से स्रावित होता है और यह पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है, अग्न्याशय को, अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज को पैंक्रियाटिक जूस के लिए उत्तेजित करता है, पैंक्रियाटिक जूस के लिए उत्तेजित करता है। ये दो हार्मोन बहुत उपयोगी है जो ग्रहणी से निकलता है। तो इसका काम कौन सा हो जाएगा, तो पित्ताशय के संकुचन का प्रेरण, माने पित्ताशय को संकुचित करेगा, माने एक्टिवेट करेगा, जिससे पित्तरस कहाँ आएगा, ग्रहणी में, और भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाएगा। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगला है कि पित्त की कौन सी क्रिया वसाओं के पाचन में सहायता करती है। माने पित्त में कौन सा पदार्थ है जो वसा के पाचन में हेल्प करेगा। पहला है वसाओं का पायसीकरण या इमल्सीकरण, दूसरा माध्यम को क्षारीय बनाना, तीसरा वसा पाचक एंजाइम के स्रावण को प्रेरित करना, और चौथा वसाओं को वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में तोड़ना। तो पित्त की कौन सी क्रिया वसाओं के पाचन में सहायता करती है, माने वसा को किस रूप से पचाता है, तो
वसा का क्या करता है? पायसीकरण। पित्त जो है वसा का पायसीकरण करता है। पायसीकरण में समझ गए कि वसा को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देना। और जब वसा छोटे छोटे टुकड़ा में टूट जाएगा तब ध्यान देंगे कि लाइपेज एंजाइम वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलेगा। तो इसका काम क्या है? वसा का पायसीकरण। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि आमाशय के दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है। आमाशय के दीवार में संकुचन होते रहता है जिसके कारण भोजन आगे बढ़ता है। तो इस संकुचन को हम लोग क्या कहते हैं? तो पहला चॉइस देखिए पाचन, दूसरा पेरिस्टालसिस, तीसरा संवहन और चौथा अधिश्लेषण। तो कौन सा हो जाएगा? पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस का मतलब होता है कि जो हम लोग का आहार नाल है उसमें वेव टाइप का गति होता है। इसी गति का नाम पेरिस्टालसिस है, जिससे कि भोजन मुख गुहा से आगे स्टमक में पहुंचता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर बी। आंसर हो जाएगा बी यानी पेरिस्टालसिस। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि इन्वर्टेज होता है पहला विटामिन, दूसरा एंजाइम, तीसरा पोषक पदार्थ, चौथा नेत्र दोष। तो इन्वर्टेज होता है एंजाइम। इन्वर्टेज एक तरह का क्या है? एंजाइम है। ये भी बतला दें कि इन्वर्टेज किसका पाचन करता है। तो ये आपको C12H22O11 शर्करा, ये शर्करा है। H2O की उपस्थिति में यह एंजाइम जो है इन्वर्टेज, यह एंजाइम इष्ट स्रावित करता है। इष्ट होता है कवक, और इसको तोड़ता है, शर्करा को तोड़ता है। इन्वर्टेज क्या हुआ? एंजाइम। इस शर्करा को तोड़ता है ग्लूकोज और प्लस फ्रुक्टोज ना। किसको तोड़ता है पूछ देगा ना अगला क्वेश्चन कि इन्वर्टेज किसका अपघटन करता है? तो शर्करा को तोड़ता है। और फिर जो ग्लूकोज हुआ C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज इस पर फिर ईस्ट काम करेगा। ईस्ट कवक होता है, एक कोशिकीय कवक, यूनिसेलुलर कहिए फंगी। तो ईस्ट क्या है? कवक है। और एक एंजाइम निकालता है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम है, एंजाइम। आइए तोड़ता है इसको 2C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम है इथाइल अल्कोहल ना। तो इस तरह से आप देख लिए कि इन्वर्टेज क्या है। तो एंजाइम है। और इससे संबंधित क्वेश्चन दिखा दिए कि और क्या क्या इसमें पूछ सकता है। तो चलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। आंसर हो गया इसका बी। अगला क्वेश्चन, एमिनो अम्ल का अवशोषण कहाँ होता है? पहला रसायनकों की रुधिर केशिकाओं में, रुधिर केशिकाओं एवं अक्षीरवाहिनियों या लैक्टियल वेसल में, रसायनकुर की अक्षीरवाहिनियों में या लैक्टियल वेसल में, और चौथा मलाशय में। अभी आप लोग जान गए कि ये विलाई है और इसी में ब्लड वेसल्स होता है। ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिनी हिंदी में कहते हैं, रक्तवाहिनी। और यही रक्तवाहिनी एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये सब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज क्या है? मोनोसेक्राइड है ना, मोनोसेक्राइड। और ये एमिनो एसिड प्रोटीन की इकाई है। ये सबको ब्लड क्या करेगा कि इसे बांध करके या शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाएगा। तो ये कहाँ? ब्लड वेसल्स के द्वारा ऐसा होगा। और लैक्टियल वेसल जो रहता है वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल को ले जाता है। वसा अम्ल
और ग्लिसरॉल। इसका नाम है लैक्टियल वेसल। लैक्टियल वेसल वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल को शरीर के विभिन्न भाग में पहुंचाएगा, और ब्लड वेसल्स एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज को शरीर के विभिन्न भागों में रक्त के माध्यम से पहुंचाएगा। तब बोलिए इसका आंसर कौन सा? ए, रसांकुर की रुधिर केशिकाओं द्वारा। रसांकुर माने बिलाई हुआ, बिलाई के रुधिर केशिका माने ब्लड कैपिलरी द्वारा, ब्लड वेसल द्वारा। तो आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? ए नंबर। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, अगला है कि कौन सी ग्रंथि ट्रिप्सिन का स्रवण करती है? पहला अग्न्याशय, दूसरा लीवर, तीसरा लार ग्रंथि, चौथा जठर ग्रंथि। तभी हम लोग बात किए थे कि ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है। तो ट्रिप्सिन पहले समझ लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिएगा। ट्रिप्सिन अग्न्याशयिक रस में होता है, पैंक्रियाटिक जूस में, ये निकलता है कहाँ से? अग्न्याशय से, जिसको पैंक्रियाज कहते हैं। और ये प्रोटीन का पाचन क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करता है। अग्न्याशयिक रस में और है, आता है, ये तो ट्रिप्सिन हो गया। दूसरा एमाइलेज, ये स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है। शर्करा यानी कि डाइसैकराइड, डाइसैकराइड में बदलता है। और तीसरा होता है लाइपेज, यह वसा को, वसा यानी फैट्स, वसा को वसा अम्ल, वसा अम्ल माने फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, ग्लिसरॉल में। इस तरह से अब देखते हैं कि अग्न्याशयिक रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, और लाइपेज वसा का पाचन करता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आंसर कौन सा हो गया इसमें? कौन सी ग्रंथि ट्रिप्सिन का स्रवण करती है? तो अग्न्याशय, यकृत, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अग्न्याशय। चलिए लास्ट क्वेश्चन, कि दूध, मांस एवं अंडा में हमें कौन सा पदार्थ अधिक मिलता है? पहला चॉइस कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन। तो दूध, मांस, अंडा इत्यादि में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, और इससे हम लोग प्रोटीन की प्राप्ति करते हैं। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन का आप डिस्कशन देखें। अब बहुत उपयोगी क्वेश्चन है, बायोलॉजी का भी क्वेश्चन देख रहे हैं। इसी तरह से हम लोग फिजिक्स का या केमिस्ट्री का सेट वाइज क्वेश्चन देखते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, सेट नंबर 2 का क्वेश्चन पूरा हुआ। अब अगला हम लोग देखेंगे सेट 3, उसमें भी 25 क्वेश्चन देंगे, और इसी तरह से फिर फिजिक्स में या केमिस्ट्री में क्वेश्चन देते रहेंगे। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।